हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का डीएससी जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, मतलब नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो हम वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की संरचना देखेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन में है, जंतुओं और पौधे का शरीर छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक, मतलब हमारे शरीर की संरचनात्मक, हमारे शरीर छोटी छोटी यूनिट से बनी है, उसे कोशिका कहते हैं। इसलिए रचनात्मक और कार्यात्मक, मतलब कोशिका हमारे कई प्रकार के कार्यों में मदद करती है। कार्यात्मक इकाई है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके जी, ओके। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका व उसके विभिन्न अवयवों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अर्थात कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के एक पतले सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखा और कोशिका शब्द का निर्माण किया। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक भी कहा जाता है। सेल अ स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट, मतलब कोशिका एक छोटा कमरा है या बोल सकते हैं कंपार्टमेंट है। जैसे हमारे घरों में रूम होता है ना, वैसे ही कोशिका भी है। मतलब अलग अलग रूम होता है, वैसे ही अलग अलग कोशिका भी होते हैं। ओके, 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूहेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। अर्थात रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक का की खोज किया और केंद्रिका का। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको पता होना चाहिए। ओके ओके, अब देखते हैं कोशिका की परिभाषा। ओके, लिवी तथा सिकेविडीज के अनुसार कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। यह सूक्ष्मतम इकाई है जो बाहर की ओर एक सेलेक्टिव परमीय बल मेम्ब्रेन द्वारा परिसीमित होती है, जिसमें अन्य जीवित तंत्र से मुक्त माध्यम से स्वयं प्रजनन, सेल पर रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ओके, और इस कोशिका में सेल पर रिप्रोडक्शन मतलब स्वतः जनन की क्षमता होती है। ओके, अब देखने वाले हैं हम कोशिका की संरचना। ओके, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं डायग्राम आपको। ओके, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाला पोर्शन जहाँ पर मेरा माउस का मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा देख रहा हूँ, ये वाला भाग। ओके, ये वाला भाग जहाँ मेरा माउस है, वो वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को आकृति प्रदान करता है और बाहरी आघात से बचाता है, और यहाँ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ विशिष्ट प्रकार के या आकृति के अणुओं को ही आने जाने देता है। ये गैसों का विनिमय भी इसके द्वारा होता है। ओके, देख लेते हैं नोट्स में। प्रत्येक एनिमल सेल या सेल का
प्रोटोप्लाज्मा चारों ओर से एक अत्यंत पतली पारदर्शक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब प्रोटोप्लाज्मा क्या है? तो केंद्रक, ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर, ठीक है, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका का कोशिका द्रव्य, मतलब दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्मा बनाते हैं। ओके। और अकेले कोशिका का द्रव्य या लिक्विड जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। आप कन्फ्यूजन मत होना। ओके। फिर देखते हैं, यह प्रोटीन तथा लिपिड अणुओं के दोहरे स्तर की बनी होती है। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन तथा लिपिड अणुओं के दोहरे स्तर की बनी होती है। इसमें अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बट इसमें दिखाई नहीं देता क्योंकि, ठीक है, ये इस डायग्राम में दिखाई नहीं देता हो। यह अर्धपारगम्य डिफरेंटली परमेएबल होती है, अर्थात केवल एक विशिष्ट आकार के मॉलिक्यूल्स में अभी बताया था वही, ठीक है, को ही कोशिका में आने या जाने देती है। ओके। अब देखने वाले हैं हम, यहाँ सेल को प्रोटेक्ट एंड शेप देते हैं, ठीक है, मैं आपको बताया था। फिर है सेकेंड कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जिसने भी लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य अर्धतरल होता है, ठीक है ना, थोड़ा चिपचिपा गहरा होता है ये। इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं इसके अंदर। ओके, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य, ठीक है ना, स्थान को साइटोसोम कहते हैं। ठीक है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य के स्थान को साइटोसोम कहते हैं। यह स्थान एक द्रव से भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्मा तथा न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए द्रव, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मा तथा न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए द्रव न्यूक्लियोप्लाज्मा को मिलाकर प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। वही मैं आपको बताया था आगे, वही है। साइटोप्लाज्मा में अनेक अंगक पाए जाते हैं, मैंने बताया था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी आदि, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। ओके, अब इसके बाद देखने वाले हैं हम कोशिकांग। ठीक है, पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये पाया जाता है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। ओके, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद और समझाएंगे आपको। ठीक है, पहला है, प्रायः सभी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में महीन असंख्य तथा शाखित दोहरी भित्ति वाली। ओके, प्रायः सभी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में महीन असंख्य तथा शाखित दोहरी भित्ति वाली नलिकाओं का जाल फैला रहता है। इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, ये दोहरी लेयर में होते हैं, शाखित होते हैं और असंख्य, मतलब इनकी संख्या डिसाइड नहीं होता। ओके, इनकी नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, इनकी नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं। रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिपके रहते हैं राइबोसोम। ओके, स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम एब्सेंट होता है। ओके, इनका मुख्य कार्य है स्टेरॉइड पदार्थ का संश्लेषण, मतलब सिंथेसिस का कार्य करता है ये। ओके, तो देख लेते हैं, पहले आपको समझाते हैं। ये देखो, ये दोहरी लेयर में दिख रहा है ये आपको, ठीक है, और ये नलिकाओं के समान होता है। ठीक है, ये नलिकाओं के समान में होता है ये, और जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होता मतलब अब्सेंट होता है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये स्टेरॉइड पदार्थ का सिंथेसिस का कार्य करता है। ठीक है, मदद करता है। उसके बाद देखने वाले हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ओके, चलो, ये छड़ों, धागों तथा गोलों के आकार के रूप में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये कौन कौन से आकार के होते हैं? छड़ के आकार के हो सकते हैं, धागे के आकार के हो सकते हैं, और गोल के
आकार भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कोशिका के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ओके, इनकी लंबाई 2 म्यू से 3 म्यू तक होती है। इनकी संख्या 5 से कई हजार तक हो सकती है, ठीक है। इनको समानता कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इनके अंदर भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण होता है इसलिए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, तो देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। जब हम आगे वाले यूनिट पढ़ेंगे उसमें फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें एफ कण पाए जाते हैं, उसके कारण होता है। आप इसको समझो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, आप कंफ्यूज मत हो, मैं फुल डिटेल में बताऊंगा अगर ले यूनिट में, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आते हैं हम गोल्गी बॉडी। पहले आपको इसका पोजीशन दिखा देते हैं। तो ये न्यूक्लियस के पास होता है जस्ट। ओके, ये वाला है गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, या गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसे गोल्जी बॉडी क्यों कहते हैं, तो क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था, ठीक है, इसलिए इसे गोल्गी बॉडी बोलते हैं। कोशिकाओं में यह न्यूक्लियस या सेंट्रोसोम के पास स्थित होती है, ठीक है। सेंट्रोसोम मतलब है वो ये वाला भाग, ठीक है, सेंट्रोसोम कहलाता है। ओके, सेंट्रोसोम के पास स्थित होती है, ठीक है। ये नलिकाओं के रूप में होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नलिकाओं के रूप में होता है। मैं आपका और समझाऊंगा, ठीक है। अभी पहले थ्योरी पढ़ लें। इनकी नलिकाओं में लिपिड या वसा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। लिपिड और वसा मतलब फैट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है। लिपिड और वसा की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। ओके, यहाँ सेक्रेटरी सेल में मतलब स्रावी कोशिका में अधिक विकसित पाया जाता है, ठीक है, मतलब अधिक रूप से विकसित होता है ये, क्योंकि यहाँ इन कोशिकाओं में सिक्रेशन में सहायता करता है, ठीक है। ओके, गोल्जी अपरेटस मतलब गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है। ये देखो, आप इतने ही समझो, क्योंकि आगे वाले यूनिट में हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं गोल्जी बॉडी के बाद लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम भी गोल गोल होता है, ये वाला देखो गोल गोल होता है, राउंड राउंड शेप का होता है ये लाइसोसोम। ओके, ये साइटोप्लाज्म में 0.25 से 0.8 म्यू व्यास की गोल या अनियमित आकार की रचनाएं होती हैं, ठीक है। उसमें गोल होता है, कुछ कुछ कोशिकाओं में अनियमित आकार की भी होती है, ठीक है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड आदि के लिए विभिन्न पाचक एंजाइम भरे रहते हैं, ठीक है ना इनमें। और ये इसे बोलते हैं कोशिका का आत्मघाती थैला। ओके ना, फिर देखते हैं हम राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम देखते हैं, ठीक है। ओके, ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में सघन अपारदर्शी कणों के रूप में पाए जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये गोल तथा चपटी रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये गोल तथा चपटी रचनाओं के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर व्यवस्थित दिखाई देते हैं। जस्ट अभी हम आगे बढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसमें प्रेजेंट है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले थे, और जिसमें एब्सेंट है उसे बोले थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वहीं इनका स्थान है राइबोसोम पाया जाता है। हाँ, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। 80 एस में स्वेडबर्ग यूनिट है एस, ठीक है। ओके, राइबोसोम में 40 से 60% आरएनए तथा शेष प्रोटीन होती है, ठीक है ना। राइबोसोम आरएनए तथा मतलब आरआरएनए का बना होता है, ओके, और शेष प्रोटीन का बना होता है, मतलब शेष प्रोटीन मतलब आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ओके, इनका मुख्य कार्य कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का करना है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है ये, ठीक है। पहले इसका पोजीशन दिखाते हैं आपको। ओके, राइबोसोम, ओके, ये इसमें पाया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही पाया जाता है और उसमें चिपके भी रहते हैं। ओके, गुच्छों के रूप में भी होते हैं। ओके, राइबोसोम के बाद है माइक्रोसोम, ठीक है।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं के कट जाने या टूट जाने से बनते हैं और छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में साइटोप्लाज्म में बिखरे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाएं जब कट जाती है या टूट जाती है तो छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में साइटोप्लाज्म में बिखरे दिखाई पड़ते हैं। गाइस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है, यह गोलाकार रचना होती है। ठीक है, क्षार के गुच्छों के समान दिखाई देता है और ठीक है, यह गोलाकार रचना है जो कोशिका में न्यूक्लियस के पास, ठीक है ना, केंद्रक के पास स्थित होती है। इसी के मध्य में प्रायः दो सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं सिलिया अथवा फ्लेजिला। ठीक है ना, सिलिया अथवा फ्लेजिला, ये वाला भाग है सिलिया और ये है फ्लेजिला। ओके, अनेक कोशिकाओं में, ठीक है ना, बहुत सी कोशिकाओं में धागे के समान, ठीक है ना, बिल्कुल धागे के समान छोटी छोटी, ठीक है, संरचना पाई जाती है जिसे सिलिया कहते हैं तथा बड़ी संरचना को फ्लेजिला कहते हैं। छोटी संरचनाओं को सिलिया तथा बड़ी संरचनाओं को फ्लेजिला कहते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये वाला डायग्राम में देखो, ये ठीक है, कुछ ही वर्षों पहले कोशिकाओं के अंदर सीधी तथा अत्यंत सक्रिय नलिकाएं, ठीक है ना, देखी गई जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। सीधी तथा अत्यंत सक्रिय नलिकाएं के रूप में पाई जाती है ये, ठीक है, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये लगभग 200 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती है। ठीक है ना, इसका व्यास कितना होता है? 200 एंगस्ट्रॉम, और स्वतंत्र गतिशील अवस्था में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं वैक्यूल्स। ठीक है ना, ये वाला भाग वैक्यूल्स। ठीक है ना, अनेक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में गोल एवं खोखले, ठीक है ना, गोल एवं खोखले, यहाँ पर गोल नहीं है बट गोल भी होता है, खोखले वाले स्थान, ठीक है ना, रचनाएं उपस्थित होती हैं। मतलब अनेक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में गोल एवं खोखले स्थान वाली कुछ रचनाएं उपस्थित रहती हैं जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। ये चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान क्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जैसे कि कोशिका, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों ओर से घिरा होता है, वैसे ही ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। ये प्लांट सेल में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये प्लांट सेल में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये एनिमल सेल वगैरह में बहुत कम ही पाए जाते हैं और प्लांट सेल में बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं केंद्रक। ओके, ये वाला भाग केंद्रक। ओके, न्यूक्लियस। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन में आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, सॉरी डिस्कवरी, ठीक है, में। ओके, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, ने खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इनकी आकृति, ठीक है ना, प्रायः कोशिका के आकार के अनुसार होता है। ठीक है ना, किसी में गोल होता है, किसी में अंडाकार होता है, किसी में प्लेट नुमा होता है, पिंड के आकार का हो सकता है, लंबा हो सकता है, फीते के समान हो सकता है। ठीक है, और इनमें निम्नलिखित संरचना पाई जाती है, मतलब इसके अंदर, ठीक है ना, निम्नलिखित संरचना पाई जाती है। पहले देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, जैसे कि कोशिका, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है, वैसे ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन आवरण या मेम्ब्रेन, ठीक है ना, होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या केंद्रक झिल्ली, ठीक है, जो दोहरे स्तर का बना होता है। ठीक है, दोहरे स्तर का होता है। इनकी रचना लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? लिपिड तथा प्रोटीन। ओके, फिर देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य। ओके, न्यूक्लियस के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है ना, इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। फिर देखते हैं न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। ठीक है, ये वाला भाग केंद्रिका। न्यूक्लियस के अंदर मतलब केंद्रक के अंदर एक या कई गोल रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इनमें आरएनए, प्रोटीन तथा फैट होती है। ठीक है ना, इनमें आरएनए,
प्रोटीन तथा फैट मतलब वसा होती हैं। इनमें डीएनए उपस्थित नहीं होता, ठीक है ना, केंद्रिका में डीएनए उपस्थित नहीं होता। फिर आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर रेटिकुलम, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन बनी हुई धागों एवं छड़ों के समान अनियमित रूप में फैली हुई रचना होती है, ठीक है ना। ये पूरी धागे के समान अंदर जो फैली हुई है ना, थोड़ा ब्लैक कलर में, वो वाला भाग, ठीक है, जिसे न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह रेटिकुलम, ठीक है ना, कोशिका विभाजन के समय मोटी तथा कुंडलित धागों के समान रचनाओं में बदल जाती है ये, ठीक है, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा आरएनए से अधिक होती है, ठीक है, ओके। केंद्रक में डीएनए की मात्रा आरएनए से अधिक होता है, ठीक है। ये बात हो गया हमारा पूरा कोशिका का। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उसके हिसाब से आप इसका नोट्स बन जाएगा आपका, ठीक है, और आपको समझने में भी आसानी होगा, ओके। अच्छा देखते हैं तो कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है ना, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है ना, एनिमल में अब्सेंट होता है मतलब अनुपस्थित होता है, और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रोल्स नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है और प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के, ठीक है, में कुछ कोशिकाओं में उपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में भी कुछ कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जैसे कि प्लांट सेल वगैरह में, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ओके। क्रोमोसोम तो डीएनए का बना क्रोमोसोम का छल्ला होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का बना क्रोमोसोम का छल्ला होता है, ठीक है। और ठीक है, यूकैरियोटिक सेल या कोशिकाओं में प्रोटीन युक्त डीएनए के बने कई क्रोमोसोम होते हैं, ओके। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन ये 70 इस प्रकार का होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है, लेकिन ये 80 इस प्रकार का होता है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लाइसोसोम तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। केंद्रक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, ना कि केंद्रक पाया जाता है, ओके। और इसमें स्पष्ट, ठीक है ना, केंद्रक उपस्थित होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है ना, उपस्थित होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो उपस्थित होता ही है, ओके। गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी काय अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है ना, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित, ओके। एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 12वां है सिलिया, ठीक है ना, सिलिया तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे कि हैं पैरामीशियम, ठीक है ना, वगैरह में पाया जाता है, ओके। फिर वैक्यूल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, और ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, ज़्यादातर प्लांट सेल में पाया जाता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।